देश पर वायरस का घातक हमला। तीसरे दिन भी 2.5 लाख नए केस। मुंबई में 87% बिना लक्षण के नए केस। दूसरी लहर की इनसाइड स्टोरी। देश पर इस वक्त कोरोना की वापसी कितनी भारी पड़ रही है, इसकी तस्दीक वो आंकड़े और वो तस्वीरें कर रही हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब वायरस का मीटर 2.5 लाख को पार कर गया है। एक दिन में रिकॉर्ड किए गए नए मामलों का जिक्र करें तो 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,59,170 मामले दर्ज किए गए हैं। इन्हीं 24 घंटों में 1,761 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 24 घंटे में 1,54,761 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन भी बढ़कर 12,71,29,113 तक पहुंच गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को ही भागते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के महाअभियान का भी ऐलान कर दिया है। इस महाअभियान की शुरुआत 1 मई से की जाएगी, जिसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा। अब वैक्सीन खुले बाजार में मिलेगी। खास बात यह कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने वालों को ही वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान में राज्य सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। कंपनियां 50% टीका राज्यों को बेच सकेंगी। साथ ही अपने हिस्से का 50% टीका भी केंद्र सरकार राज्यों को देगी। हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है, लेकिन इस सब के बावजूद यह भी अति आवश्यक है कि हमें जिस तेजी से ये सर्ज हो रहा है, आज की परिस्थिति में भी देश के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुलभ ढंग से उपलब्ध सुविधाएं सब जगह पर क्रिएट करना और ये सुनिश्चित करना कि जिसको अस्पताल में एडमिशन की जरूरत है उसको हम अस्पताल में एडमिट जरूर करें। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है उसके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं। उधर भारतीय सेना के लिए बेस अस्पताल को विशेष कोविड फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। यह हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में बनाया गया है। 22 अप्रैल से इस हॉस्पिटल को शुरू कर दिया जाएगा। इस हॉस्पिटल में सेना में कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों का इलाज किया जाएगा। यानी पूरा सिस्टम अब कोरोना के खिलाफ एकजुट हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कोरोना की ये नई लहर क्यों पहले से ज्यादा घातक साबित हो रही है? क्यों कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है? वायरस के इस घातक रूप को समझने के लिए हमें सेकेंड वेव की इनसाइड स्टोरी को समझना होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR से मिले आंकड़े बताते हैं कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को सबसे ज्यादा अगर किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो वो है सांस की परेशानी। कोरोना की पिछली लहर में रोजाना आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा जहां 98,000 के करीब था, वहीं इस बार यह आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच चुका है। यानी वायरस का कहर पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। ये वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। लास्ट टाइम में एक फैमिली में 1 या 2 पेशेंट को देखता था और आइसोलेशन और फॉलो करने से बाकी लोगों को इतना फैलता नहीं था, लेकिन करंटली हम पूरी फैमिली को एक साथ में इन्फेक्टेड देखते हैं। तो मुझे लगता है इसकी इन्फेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है। इसने अलग पॉपुलेशन को पिकअप करना चालू किया, इन द सेंस अलग पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करना चालू किया। बच्चों में भी इसकी मात्रा पाई गई, यंग लोगों में भी इसकी मात्रा पाई गई, एंड थोड़े चिन्हों में भी फर्क आने लगा। अपार्ट फ्रॉम बुखार, अपार्ट फ्रॉम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, मलेज, हम ये बार कंजक्टिवाइटिस भी देखे, थोड़े बहुत एब्डोमिनल सिम्पटम भी देखे, एंड प्रेजेंटेशन कुड बी जस्ट वीकनेस एंड मलेज।
पिछले साल सितंबर से नवंबर के बीच कोरोना की पहली लहर की पीक देखी गई थी। तब वायरस की चपेट में आए 41.7% उन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत थी जो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन इस बार 47.5% मरीजों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, यानी पहले की तुलना में 6% ज्यादा मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भले ही आंकड़ा 6% का दिख रहा है, लेकिन इसी वजह से लोगों के अलावा स्वास्थ्य विभाग की दिक्कतें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि इसी फर्क ने ऑक्सीजन की भारी किल्लत पैदा कर दी है। आईसीएमआर का दावा है कि पिछली लहर में 41.1% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जबकि इस बार जरूरतमंदों का आंकड़ा बढ़कर 54.5% पहुंच गया है। यानी पहली लहर की तुलना में इस बार करीब 13% ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यानी वेंटिलेटर से ज्यादा मरीजों को इस बार ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों लहरों के बीच ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए? सेकेंड वेव में कई अलग लक्षण दिखे गए हैं। सेकेंड वेव पहले वेव की कंपैरिजन में बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है, यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा अफेक्ट करता है। पहले वेव में हमने शायद इतने बच्चों को, यंग लोगों को इतना इन्वॉल्व होते नहीं देखा। सेकेंड वेव में कई सारे अलग सिम्टम्स दिखे जो पहले वेव में हमने नहीं देखे थे। लाइक कई सारे पेशेंट खाली वीकनेस से प्रेजेंट होते हैं, कई सारे पेशेंट्स को कंजक्टिविटिस साथ में आने लगा है। ये पहले वाले सिम्टम्स के साथ में पाए गए हैं। प्रॉब्ली वैक्सीनेशन की वजह से भी थोड़ा चेंजेस आया रहेगा लोगों की इम्यूनिटी में और लोगों के रिएक्शंस टू दिस इन्फेक्शन के ऊपर। तो ये सेकेंड वेव ये पहले वेव की तरह ये थोड़े पॉइंट्स में डिफर करता है। इतना ही नहीं, पिछले साल की तुलना में इस बार की लहर में कोरोना के लक्षणों में फर्क है। दावा किया जा रहा है कि पिछली बार लोगों को सूखी खांसी की समस्या ज्यादा थी, कोरोना के खिलाफ पॉजिटिव फौज। वडोदरा की मस्जिद बनी कोविड सेंटर। दिल्ली में गुरुद्वारे से टिफिन सेवा। ऑक्सीजन के लिए ग्रीन कॉरिडोर। मरीजों के लिए पीपीई किट वाला ऑटो। कोरोना का कहर भले ही सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में सामने है, लेकिन इस बेहद मुश्किल वक्त में वायरस का मुकाबला करने के लिए हर शहर में अलग अलग मोर्चे पर वॉरियर्स की फौज तैयार है। ये तस्वीरें कोरोना वायरस के मायूसी भरे दौर में आपको हौसला देंगी और मदद भी करेंगी। जिस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, उस समय दिल्ली के पश्चिम विहार में बालाजी हॉस्पिटल में 235 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई और यूपी पुलिस ने मिलकर कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए अस्पताल को फौरन ऑक्सीजन चाहिए था। लगभग खत्म हो रही ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए 14,000 लीटर ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया जा चुका था, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर को ग्रेटर नोएडा से पश्चिम बिहार तक आना था। इसके अलावा 5,500 लीटर ऑक्सीजन टैंकर फरीदाबाद से आना था। ऐसे में नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर ऑक्सीजन टैंकर के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और जाम में फंसे टैंकर को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया। हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई थी और गाड़ियाँ हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जाम की वजह से अपने टाइम से ना पहुंच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, इन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुंचा दी। हमारी दोनों गाड़ियाँ इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुंची। दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में दिन रात हलचल जारी है। कोरोना काल में भक्तों की भीड़ भले ही ना जुट रही हो, लेकिन लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ की रसोई में सैकड़ों लोगों के लिए 2 वक्त का खाना रोज बनता है। इस्कॉन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
जरूरतमंद लोग इस नंबर को नोट कर सकते हैं 9717544444। मंदिर समिति का कहना है कि उनकी हेल्पलाइन पर जैसे ही कॉल आती है वो फौरन उस जगह पर पहुंचकर लोगों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौर में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कोरोना मरीजों को खाना आसानी से नहीं मिल पाता। इसलिए द्वारका के इस्कॉन मंदिर की ओर से लोगों की मदद के लिए विशेष रसोई शुरू की गई है। द्वारका की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हम लोग उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कोरोना पीड़ित हैं, साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और साथ में जो लोग बुजुर्ग दर्द हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो खाना नहीं खरीद सकते या खा सकते, उनके लिए हम लोग स्पेशली एक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है इस्कॉन द्वारका की तरफ से। हम लोग डेली बेसिस पे मोर देन 100 अभी तो, क्योंकि हमने कल से स्टार्ट किया है, हमारे पास इतनी ढेर सारी कॉल्स आती हैं पूरे दिन में, हम लोग उसकी लिस्ट बना के उनके घर में खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में देश की राजधानी में हजारों लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लॉकडाउन में कोविड से पीड़ित परिवारों को उनके घर तक टिफिन में लंगर सेवा पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा जिन बस्तियों में लोगों के पास खाने की किल्लत है, वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से संपर्क करके अपने इलाके में लंगर हासिल कर सकते हैं। हमारी भी चिंता है कि कोई भूखा ना सोए, जिसके लिए स्मारकता की सेवा में निरंतर की सेवाएं जारी हैं। जो आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा बंगला साहब का लंगर हाउस है, और अब यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक मशीनों से ये खाना बनाया जाता है। ये जो भी लोग यहाँ पे सेवा में हैं, ये उन जरूरतमंद लोगों के लिए है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए संघ से जुड़े सेवा भारती संगठन ने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सेवा भारती ने दिल्ली को 11 क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। आरएसएस ने दिल्ली के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। कोरोना पीड़ितों के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया। आप देख सकते हैं सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो तैयार है, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आरएसएस ने सेवा भारती के माध्यम से पूरी एक रणनीति बनाई कि किस तरह से कोरोना पीड़ितों को सहायता दी जाए, क्योंकि जितने भी आजकल मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीज, उनको ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ तालमेल करके जरूरतमंदों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा, होम्योपैथी दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। सेवा भारती की ओर से जल्दी ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। सेवा भारती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। किसी में 50 बेड एक्सटेंडेड करवा रहे हैं, किसी में 20 बेड, पर वो किसी अस्पताल के अंडर में होंगे। उसमें सेवा भारती की तरफ से कार्यकर्ता मिलेंगे, जैसे कि उनके पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे ट्रेंड किए हुए स्टाफ, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और दूसरे उसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो सेवा भारती की तरफ से प्रोवाइड होगा, बेड, बिस्तरे और ये सारी चीजें सेवा भारती की तरफ से होगी। राजस्थान के जोधपुर में कुछ लोग कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। जोधपुर ब्लड डोनर्स क्लब ने प्लाज्मा दान करके लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू की है। ये लोग फेसबुक, व्हाट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया पर प्लाज्मा डोनेशन की अपील आते ही फौरन सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही शहर के अस्पतालों के भी संपर्क में रहते हैं। जैसे ही प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो जोधपुर ब्लड डोनर्स से जुड़े लोग फौरन जरूरतमंद मरीज के पास पहुंच जाते हैं। न्यूज 18 के माध्यम से देखने वालों से ये अपील करते हैं कि आप प्लाज्मा देने से आप घबराइए मत, आप आगे आइए। या जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है वो भी प्लाज्मा देने में अपनी सेकंड डोज के करीबन 14 दिन बाद सक्षम है। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए पीपीई किट सबसे जरूरी हथियार है, लेकिन गुजरात के आणंद जिले में डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के अलावा भाई लाल भी पीपीई किट पहनते हैं। आणंद जिले के वासना गांव में रहने वाले भाईलाल ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो कोरोना मरीजों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती, उन्हें भाईलाल अपने हफ्तों में अस्पताल तक पहुंचाते हैं। जो पैसे नहीं दे सकते, उन्हें मुफ्त सेवा भी देते हैं। तो सवारी के लिए गाँव से निकल जाता हूँ तो पैसेंजर उधर से मेरे को मिलता है, तो बोलते हैं कि वो बोलता है हाथ मार के मेरे को खड़ा रखे, तो वो बोलते हैं, तो मैं उसको पूछता हूँ कि कहाँ जाने का है आपको, तो वो मेरे को ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे को आनंद जाने का है, बोरसद जाने का है।
तो मैं उसको बोलता हूँ कि चलो रुको इधर 1 मिनट, तो मैं उसके हाथ में सैनिटाइजर लगाता हूँ, बाद में मेरे ऑटो में सवारी कराता हूँ। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए इंसान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत उठ खड़ी हुई है। गुजरात के वडोदरा में जब अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ने लगे तो मोगलवाड़ इलाके में जहांगीरपुरा मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 50 बेड लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि इंसानों की जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ी इबादत है। ये जहांगीरपुरा मस्जिद है और जहांगीरपुरा मस्जिद ट्रस्ट चलाता है और ये मस्जिद को अभी कोविड के लिए इसका यूज किया जा रहा है। अच्छा, कितने बेड का इंतजाम किया है? यहाँ पे अभी फिलहाल 50 बेड है और जरूरत पड़ने पे और 50 बेड लगा सकते हैं, इतना स्पेस है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है? ऑक्सीजन है और बायोपेक है। मुश्किल वक्त हमें हालात से लड़ने और दूसरों की मदद करने का हौसला देता है। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोग मिलकर सैकड़ों लोगों के घर जाकर 2 वक्त का मुफ्त खाना पहुंचा रहे हैं। इस्कॉन गाठिया रथ के मालिक मनदीप पटेल अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज करीब 600 लोगों को घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। जो लोग कोरोना से पीड़ित होकर आइसोलेशन में हैं, वो इनकी हेल्पलाइन पर संपर्क करते हैं। इसके बाद खाना तैयार होते ही टिफिन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। सुबह 6 बजे से रात करीब 9 बजे तक ये सेवा जारी रहती है। सर, कोरोना में लोगों को अभी नींद नहीं आ रही है। हम 18 घंटा ये सेवा करते हैं ना, और रात को इतनी सुकून की नींद मिल रही है ना, जिसकी कोई कमी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इतना सुकून मिल रहा है, लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। सर, आप कॉल में अगर आप जहाँ पे हम कॉल अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे बैठो ना, तो आपकी आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है, और लोगों को जब ऐसी परिस्थिति में फूड घर पे मिलता है ना, विदाउट एनी कॉस्ट, तो मतलब कॉस्ट के लिए नहीं, लेकिन आप पहुंचा रहे हो ना अच्छा फूड, इसके लिए वो गदगदित होके मतलब हमको रुला देते हैं। बोलो, कोरोना वायरस का संकट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से मदद के लिए लोगों के हाथ बढ़ रहे हैं। इसलिए मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। आप सिर्फ जागरूक रहिए और अपनी जरूरत के हिसाब से हेल्पलाइन के नंबर्स अपने पास रखिए। जब भी मदद की जरूरत हो, आप संपर्क कीजिए। मदद भी मिलेगी और मुसीबत से लड़ने के संसाधन भी। धरती के इस तरह से हिलने का अद्भुत नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। अजीबो गरीब नजारे और धरती के इस रहस्य से हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को देख चक्कर में पड़ गए हैं। अलग अलग लोगों ने इस वीडियो के बारे में अलग अलग तरह की बातें की हैं। धरती को सांस लेते हुए देख लीजिए। ये नजारा आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो भूकंप का वीडियो ही है। धरती के नीचे कंपन होगी तो बाहर भी ऐसे ही दिखेगा ना। आखिर इस वीडियो में हो क्या रहा है? क्या सच में धरती भी हमारी तरह सांस लेती है, या ये वीडियो भूकंप के समय रिकॉर्ड किया गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वीडियो में तकनीक का कमाल हो। अगर हम इस वीडियो को भूकंप के समय रिकॉर्ड किया गया वीडियो मान भी ले, तो इतने लंबे समय तक आया भूकंप तो तबाही ला देगा। ठीक ऐसे भूकंप बहुत छोटे समय के लिए होता है, लेकिन इसके ठीक उलट ये वायरल वीडियो तो 29 सेकंड का है। भूकंप अगर लगातार 29 सेकंड के लिए आ जाए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, लेकिन वायरल वीडियो में तबाही तो दूर, एक पेड़ भी नीचे नहीं गिरा। तो ये धरती सांस लेती हुई कैसे दिख रही है? आखिर क्या माजरा है? हमने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिंह से बात की और पूछा कि क्या धरती सांस लेती है, वो भी इस तरह से। धरती सांस कैसे लेगी? लेकिन धरती जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ये एक बेचैन धरती है। जैसे भूकंप आते हैं, वोल्केनो आते हैं,
प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट है, तो वो सारी क्रियाएं चल रही हैं, वो नेचुरल क्रियाएं हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। एक ज़माना था जब सारी धरती जो है, जो बटी है 7 कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीपों में, वो सब एक साथ हुआ करती थी। लेकिन धरती के अंदर की चीज़ें इतनी गर्म है और एक द्रवीय अवस्था में हैं कि उनमें हलचल होती है, तो उसके चलते ऊपर की परत, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसका मूवमेंट होता है। तो इस तरह से ये महाद्वीपीय विस्थापन इसको कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये कहना है कि धरती सांस ले रही है, ये एक क्या हम कहेंगे, ये एक बचकाना स्टेटमेंट है। ऐसी कुछ बात नहीं है। अब हमें पता लगाना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमने वीडियो की इंटरनेट पर पड़ताल की। वीडियो हमें साइंस और नेचर नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पर मिला। वीडियो के बारे में बताया गया है कि असल में ये हवा की वजह से भ्रम पैदा हो रहा है। तेज हवा की वजह से पेड़ का ऊपरी भाग जोर से हिलने लगता है। पेड़ सतह को भी हिला देता है, जो जमीन से कई इंच ऊपर है। जमीन और हिलते सतह की दूरी को इस बात से समझिए कि पेड़ों के नीचे घास लगी नजर आ रही है। दरअसल ये घास काई है, जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। वायरल वीडियो में सतह पर काई के साथ सूखे पत्ते भी हैं। ये सब मिलकर पेड़ के आसपास जमीन के होने का आभास करा रहे हैं, जबकि जमीन तो इसके कई इंच नीचे है। ट्वीट में ये भी बताया गया है कि जब आंधी चलती है तो धरती नम हो जाती है और मिट्टी के जुड़े रहने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में तेज हवा पेड़ के ऊपरी भाग को ही हिला रही है, लेकिन जड़ें तो अब भी जमीन में हैं और जमीन को मजबूती से पकड़े हुए हैं। और फिर हवा का दबाव कम होने पर ये अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में देखने वालों को ऐसा लगता है कि धरती सांस ले रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत साबित हुआ है।